नमस्कार विद्यार्थियों। कल से आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण का पठार। क्या नाम है? दक्षिण का पठार। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति को लेकर। इसकी उत्पत्ति को लेकर यदि बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति कब हुई है भाई? 300 करोड़ वर्ष पूर्व। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति 300 करोड़ वर्ष पूर्व। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल है? प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल में दक्षिण के पठार की उत्पत्ति मानी जाती है 300 करोड़ वर्ष के लगभग। जो प्रारंभिक चट्टानें हैं उन चट्टानों के द्वारा किसका निर्माण हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार का। उसके बाद बात की जाए तो क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में भारत के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार उस पर लावा का प्रसार होने के कारण यहाँ पर लावा निर्मित हो गया, लावा जम गया। तो लावा का जमाव कौन से काल में माना जाता है? क्रिटेशियस का। इस कारण इसको बोलते हैं लावा का पठार। उत्पत्ति कब हुई है? 300 करोड़ वर्ष पहले। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल। ये सामान्य सी जानकारी। भारत का सबसे प्राचीनतम यदि भौतिक प्रदेश आपको बताया जाए तो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीनतम है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी कौन सा है? तो दक्षिण का पठार। ये फैला हुआ है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। भारत का दक्षिण का पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का सबसे प्राचीनतम क्या है? भौगोलिक प्रदेश। और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। किसका भाग माना जाता है? तो गोंडवाना लैंड का। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार किसका भाग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का। तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है दक्षिण का पठार। उत्पत्ति की बात करें तो 300 करोड़ वर्ष पहले, प्री कैम्ब्रियन काल। लावा का प्रसार कब हुआ? क्रिटेशियस काल में। भारत का सबसे प्राचीनतम व सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो दक्षिण का पठार। कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर। किसका हिस्सा माना जाता है? तो गोंडवाना लैंड का। इसके बाद यदि बात की जाए तो एक विद्वान है एसपी चटर्जी महोदय। इस एसपी चटर्जी महोदय के द्वारा दक्षिण के पठार को 8 प्रमुख वृहद प्रदेश, 20 मध्यम प्रदेश और 58 सूक्ष्म प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसमें कई प्रकार की पहाड़ियां हैं, पठार है और ऊंचे क्या पाए जाते हैं? पर्वत स्थित हैं। और यहाँ पर कुछ प्रमुख चोटियां स्थित है जिनका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ प्रमुख पहाड़ियों की, जो किसका भाग माना जाता है? दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? तो दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है वो है रायसीना पहाड़ी। रायसीना पहाड़ी कहाँ है? नई दिल्ली। रायसीना पहाड़ी से लेकर कहाँ तक है? पालनपुर गुजरात तक। पालनपुर गुजरात तक अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई है, विस्तृत है भारत के संदर्भ में, जिसकी कुल लंबाई है 680 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 680 किलोमीटर। और इसका किसका भाग माना जाता है? तो दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। NH 48 के सहारे सारी पर्वतमाला स्थित है, जो किसका भाग है? दक्षिण के पठार का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार कहाँ स्थित है? बघेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। दोनों राज्यों में फैला हुआ है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के बाद यहीं पर स्थित है पठार जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बघेलखंड भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इन दोनों पठारों के मध्य एक पठार स्थित है जो इन दोनों को अलग करता है, दोनों को डिवाइड करता है। उसका नाम है रीवा सतना का पठार।
कौन सा पठार है? रीवा सतना का पठार। और रीवा सतना का पठार बुंदेलखंड व बुंदेलखंड की पहाड़ियों या पठार को क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। इसके बाद यहाँ पर पठार है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार 4 राज्यों में फैला हुआ है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल व ओडिशा राज्य में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, जो किसका भाग है? दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। यहाँ पर अरब बंगाल की साड़ी, यहाँ पर बंगाल की जो खाड़ी की जो शाखा है उसके द्वारा यहाँ पर मानसून बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसके द्वारा यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार में क्या की जाती है? वर्षा होती है। किसके द्वारा? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के मानसून के द्वारा। और इसके बाद यहाँ पर हिमालय से जो आने वाली नदियाँ हैं वो यहाँ पर तीव्र गति से आती हैं, इस कारण यहाँ पर पानी अधिक क्या हो जाता है? भर जाता है। और दूसरी यहाँ पर मेघालय में स्थित है। मेघालय में किरकी पहाड़ियाँ, यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में। गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में। ये भी किसका भाग मानी जाती है? तो दक्षिण के पठार का। यहाँ पर एक पहाड़ी है खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है और स्थान का नाम है मासिन राम। 1141 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर क्या होती है? औसत बारिश। स्थान का नाम है मासिन राम। इससे पहले विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा था? चेरापूंजी। चेरापूंजी वो भी मेघालय में स्थित है, खासी की पहाड़ी पर। और स्थान का नाम क्या है? मासिन राम। कहाँ स्थित है? मेघालय में। पहाड़ी का नाम है खासी। दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्या हो गया है? स्थान हो गया है वर्तमान में मासिन राम। गारो, खासी, जयंतिया के बाद यहाँ पर एक पहाड़ी आती है मालवा का पठार। पठार का नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है मालवा का पठार। वापस पुनः देख लीजिए दक्षिण के पठार की प्रमुख पहाड़ियों में फर्स्ट यहाँ पर हमने पढ़ा अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी रायसीना से लेकर कहाँ तक है? पालनपुर, गुजरात तक। रायसीना पर वर्तमान में राष्ट्रपति भवन स्थित है। और दिल्ली में कुछ छोटी छोटी हिल्स या पहाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे आजादपुर मंडी है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर 2 प्रमुख पठार है, बुंदेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। दोनों ही कहाँ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और इन दोनों को मध्य करने वाला, विभाजित करने वाला जो पठार है उसका नाम है रीवा सतना का पठार। इसके बाद हमने बात की छोटा नागपुर पठार की। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो 4 राज्यों में स्थित है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, जिसको क्या बोलते हैं? खनिजों का अजायब घर। यहाँ धात्विक प्रकार के खनिज व अधात्विक खनिज दोनों प्रकार के खनिज मिलते हैं। भारत में सर्वाधिक या बहुतायत में खनिज कहाँ मिलते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार में। और दूसरा कारण यहाँ पर मानसून सर्वाधिक क्या रहता है? सक्रिय रहता है। कौन सी खाड़ी का? तो बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ पर सक्रिय रहता है, इस कारण सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर। यहीं पर इसके पूर्व में स्थित है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। उस बारिश का कारण है इन पहाड़ियों की कीपाकार आकृति, कीप के समान आकृति है तीनों पहाड़ियों के। इस कारण अरब बंगाल की खाड़ी की जो शाखा का मानसून है वहाँ इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के कारण ये अवरोधक बन जाती है तीनों पहाड़ियाँ। इस कारण दुनिया की सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश। खासतौर से खासी पहाड़ी में यहाँ पर एक स्थान है मासिन राम, कितनी होती है? 1141 सेंटीमीटर। खासी पहाड़ी में स्थान कौन सा है? मासिन राम। मासिन राम का है मेघालय। मेघालय को मेघ प्लस आल्य, बादलों का घर कहा जाता है। इसके बाद हमने बात की मालवा पठार की। मालवा पठार कहाँ स्थित है? तो मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में स्थित है। दोनों राज्यों में फैला हुआ है मालवा का पठार, जिसका एक हिस्सा राजस्थान में भी प्रवेश कर गया है। इसका एक हिस्सा राजस्थान में प्रवेश कर गया है, जिसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार। यहाँ पर विशेषतः काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। उसके बाद दक्षिणी भारत में या प्रायद्वीपीय पठार में कुछ प्रमुख चोटियां पाई जाती है, जो दक्षिणी पठार का भाग मानी जाती हैं।
और कुछ घाट पाए जाते हैं। थाल घाट, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। इसके बाद कुछ प्रमुख दर्रों में इसको विभक्त किया गया है। पहला है थाल घाट। थाल घाट का है महाराष्ट्र। और थाल घाट किसको जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक शहर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, थाल घाट। थाल घाट के बाद यहाँ पर आता है भोर घाट। भोर घाट मुंबई को पुणे शहर को जोड़ता है। थाल घाट मुंबई को नासिक शहर से, भोर घाट मुंबई को पुणे शहर से क्या करता है, जोड़ता है। उसके बाद है यहाँ पर पार घाट। पार घाट NH 48 के नजदीक स्थित है। इसके बाद कर्नाटक में 2 घाट है यहाँ पर, कुंबरली घाट और दूसरा है अगुम्बे घाट। ये दोनों घाट कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। केरल में एक घाट है सेनकोट घाट, ये घाट इंपोर्टेंट है। और एक घाट है यहाँ पर फाल घाट। वापस में देख लीजिए, थाल घाट मुंबई को नासिक शहर से जोड़ रहा है, भोर घाट मुंबई को पुणे शहर से जोड़ रहा है, पार घाट NH 48 के सर्वाधिक नजदीक है। 2 घाट है, कुंबरली घाट और गुम्बे घाट, दोनों कहाँ है, कर्नाटक में। सैनकोट घाट, पाल घाट, दोनों कहाँ है, केरल राज्य में। ये प्रमुख घाट है पश्चिमी। इसके बाद बात कर ली जाए चोटी की, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर कलसूबाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। या उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, कलसूबाई, महाराष्ट्र में है। कितनी ऊंचाई है, 1648 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, ऊंचाई है। दूसरी चोटी यहाँ पर है महाबलेश्वर, इसके नजदीक। ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर भी कहाँ है, महाराष्ट्र। ये दूसरी ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की। मध्य की बात की जाए, महाबलेश्वर चोटी की बात की जाए तो 1438 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। कितनी है, 1438। उसके बाद बात की जाए मध्य सह्याद्री की, तो मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, कर्नाटक में। कहाँ स्थित है, कर्नाटक। कुद्रेमुख ऊंची चोटी कहाँ पर है, कर्नाटक। 1892 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई, 1892 मीटर हाइट है, इसकी ऊंचाई है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। इसके बाद बात की जाए तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं दक्षिण में। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की जो पहाड़ी है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या करती है, अलग करती है। कौन सी पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या करती है, अलग करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को अलग करने वाली, विभाजित करने वाली पहाड़ी कौन सी है, तो नीलगिरी की पहाड़ी। इस नीलगिरी की पहाड़ी पर एक स्थान है ऊटी, जिसको उट्टक मंडलम भी बोलते हैं। ऊटी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थान है। कौन सा, ऊटी। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो 2236 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है। दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी मानी जाती है दोदा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। पर्यटन स्थल कौन सा है, ऊटी। ऊटी कहाँ है, तमिलनाडु। इसके बाद यहाँ पर इसके दक्षिण में एक पहाड़ी पाई जाती है, अन्नामलाई की पहाड़ी। इस अन्नामलाई की पहाड़ी में दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, अन्नाईमुड़ी। कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। 2695 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। वापस देख लीजिए, नीलगिरी की सबसे चोटी है दोदा बेटा, 2236 मीटर ऊंचाई। यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ऊटी कहाँ है, तमिलनाडु। और इसके बाद इसके दक्षिण में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी, चोटी का नाम है अन्नाईमुड़ी, 2695 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई। इसके बाद पूर्वी घाट की बात की जाए तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, विशाखापट्टनम। कितनी ऊंचाई है, तो 1680 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी यहाँ पर महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी, जो कहाँ स्थित है, ओडिशा राज्य में। इसकी हाइट है 1501 मीटर। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी हो गई, विशाखापट्टनम। दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, 1501, कौन से राज्य में है, ओडिशा।
और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी 2695 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।